आज हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण अध्याय को शुरू करने से पहले हम थोड़ा पहली वीडियो का आपको रिवीजन करते हैं। कल हमने आपको परावर्तन के बारे में बताया था। परावर्तन क्या है? जो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही है, वो परावर्तन का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम लगभग सभी अपने बचपन में करते हैं। पिक्चर में एक छात्र टॉर्च से प्रकाश एक दर्पण पर आपतित कर रहा है। वह दर्पण एक लड़की के हाथ में है और वह लड़की उस प्रकाश को कुछ परावर्तित कर देती है और दूसरे लड़के की शर्ट पर वह प्रकाश गिर रहा है। जनरली ऐसा मैंने या सभी ने अपने बचपन में किया है। हम सूर्य के प्रकाश को एक मिरर पर लेते हैं और उस मिरर से सूर्य के प्रकाश को अपनी मन माफिक जगह हम उसको भेजना शुरू कर सकते हैं, भेज देते हैं। कभी कभी अपने किसी साथी के चेहरे पर डालते हैं जिससे उसे परेशानी होती है। एक गेम सा हो जाता है। कल हमने आपको चर्चा की थी आपके साथ समतल दर्पण की। समतल दर्पण में हम लगभग सभी लोगों ने समतल दर्पण देखा है। और देखा है क्या है, हम रोज ही देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है। ठीक उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो लड़की अपने आप को दर्पण में देख रही है उसका हेड ऊपर ही है, सिर ऊपर है, किंतु जो उसका हाथ है वो दोनों पिक्चर में अपोजिट है। इनवर्ट पिक्चर्स बनती हैं, उत्क्रम पिक्चर्स बनती हैं। लेफ्ट हैंड राइट साइड पर दिखाई देगा और राइट हैंड लेफ्ट साइड पर दिखाई देगा। प्रश्न आता है कि परावर्तन है क्या? जब हम किसी चिकने तल पर प्रकाश को आपतित करते हैं अर्थात गिराते हैं, या वो अपने आप प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है, तब उस प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं और दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तब हम उस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सॉरी। कोई चिकना पृष्ठ जिस पर पॉलिश करके परावर्तक बना दिया गया हो दर्पण कहलाता है। हमने कल आपको समतल दर्पण बनाने के बारे में बताया भी था कि हम एक कांच की प्लेट लेते हैं कोई पतली और उस पर एक और पॉलिश कर देते हैं रेड ऑक्साइड का और दूसरी ओर सिल्वर पेंट कर देते हैं या मरकरी का पेंट कर देते हैं। तब एक पृष्ठ ऐसा बन जाता है कि उससे प्रकाश आराम से परावर्तित होने लगता है, टकराता है, वापस आ जाता है। परावर्तित का मतलब टकराना और वापस आना, उसी माध्यम वापस आना। तब हमने उसे दर्पण कहा था। आज हम आपसे बात करते हैं गोलीय दर्पण की। एक आप इमेजिन कीजिए, अपने दिमाग में एक शेप बनाइए कि एक खोखला गोला आपके पास है और उस खोखले गोले के आप कई पार्ट कर रहे हैं। अब जब पार्ट करेंगे तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, जो खोखले गोले के कटकर भाग आएंगे वो ही गोलीय दर्पण होंगे। जिस बॉल से आप क्रिकेट खेलते हैं वो बॉल अक्सर खोखली ही होती है और वही खोखला गोला है। आपने जाना कितनी बार उन बॉल को बीच में से कटा हुआ देखा होगा। ठीक बीच में से ना काटें, अगर उसके कुछ पार्ट कर दें तो जब जो पीस आपको दिमाग में आ रहे हैं वही गोलीय दर्पण है। अगर वो कांच के हैं तब उन पार्ट के एक तल पर पारे की या चांदी की पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पार्ट पर लाल ऑक्साइड, लोहे का लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिससे एक तल परावर्तक बन जाता है और दूसरा जो सरफेस है, जो दूसरा प्लेन है, वो उसकी मदद करता है। आप एक इमेजिन कीजिए कि आप पे गोला है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस पर एक तल को परावर्तक बना दें। उस आप गोले के खोखले गोले के अंदर भी जा सकते हैं, बड़ा गोला है। तब आप क्या करेंगे? आपके पास दो विकल्प हैं। या तो उस गोले को बाहर से पेंट करके उस पर जो परावर्तक बना दें, रिफ्लेक्टर बना दें, उसे बाहर से पेंट कर दें और अंदर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें।
या दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि आप बाहर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें और अंदर उसका सिल्वर मरकरी का जो पेंट है जिससे परावर्तक वो बन जाए, ऐसा आप कर दें। ऐसा दो व्यक्तियों ने किया। ये जो गोला है उसमें आप देख रहे हैं जो बाईं साइड है उसमें बाहर से उसे परावर्तक बनाया गया है और जो उसका दायां हिस्सा है उसे अंदर से परावर्तक बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला आपके और एक राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाले का एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आपने एक एग्जाम्पल देखिए, आप सब टीवी पर एक बहुत अच्छा सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें एक एक्टर है हाथी भाई के नाम से, आपको याद आ गया हो करेक्टर। जब हाथी भाई का करेक्टर आपको याद आया होगा तो उनका आपको पेट भी याद आया होगा कि उनकी जो पेट है वो टंकी नुमा कैसा है, आपको याद आ गया होगा कि बाहर लटका हुआ है। हाथी भाई जैसे और भी व्यक्ति आपने समाज में अपने आसपास अपने घर में भी देख सकते हैं आप। तो वो जो टंकी नुमा पेट है उसे आप सिल्वर कर दीजिए, बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल दर्पण। उत्तल उभरा हुआ तल, जिसका उभरा हुआ तल है वो उत्तल। इस प्रकार की शेप होती है उत्तल दर्पण की। अब आई बात अवतल दर्पण, जहाँ पेंट हमें जो परावर्तक है वो अंदर वाला हिस्सा बनाना है। आपको याद है आपने कभी बाबा रामदेव को योग करते देखा है? बाबा रामदेव जब योग करते हैं तब वो अपना पूरा पेट अंदर ले जाते हैं और वो जो पोजीशन होती है जिसमें अंदर ले जाते हैं पेट पूरा, वो कमर से लगा देते हैं। उस पर अगर हम पेंट कर दें और ऐसा पेंट करें सिल्वर का कि वो परावर्तक तल बन जाए और वो होगा अवतल दर्पण। तो अब आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखें कि जिसकी टंकी लटक रही है तब उसको याद करें कि यार यार इस पर अगर पेंट कर दिया जाए तब क्या होगा, वो उत्तल दर्पण बन जाएगा। और बाबा रामदेव के जो जहाँ जब वो पेट को कमर से लगा देते हैं तब क्या बनता है, वो अवतल दर्पण बन जाता है। एग्जाम्पल एक बार और करीब से देख लीजिए। बाइंग साइड लेफ्ट साइड आपके कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मीन्स अवतल दर्पण, और राइट साइड कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है जो चिकना है, एरो से दिख रहा होगा, रेफ्लेक्टिव लिख रहा है। रेफ्लेक्टिव मीन्स परावर्तक, ये परावर्तक पृष्ठ है। और जो उसकी अपोजिट साइड है उस पर पॉलिश है लाल ऑक्साइड का। पटके हुए पेट पे ना इसमें अभरा हुआ बोलेंगे, कॉनकेव। केव वैसे भी गुफा, गुफा मतलब अंदर को, कॉनकेव केव गुफा, समझ में आ रहा आपको। और एक गुफा मतलब अंदर को पटका हुआ है, उस पर अगर हम उसे परावर्तक बनाते हैं तो वो अवतल दर्पण है। और दूसरी साइड उभरा हुआ है, बाहर निकली हुई है टंकी, उस पर हम परावर्तक तल बना रहे हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है। जहाँ परावर्तन दबी हुई सतह से, और परावर्तन का अर्थ है प्रकाश का वापस लौटना, यानी वो तल जो प्रकाश को वापस लौटा देता है वो अंदर की ओर दबी हुई सतह में है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। दबी हुई सतह में परावर्तन हो रहा है, प्रकाश गिरा और वापस आया, यह अवतल दर्पण का कार्य है। उत्तल दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन बाहर वाली ऊपरी सतह से होता है। परावर्तन कहाँ से होता है, ऊपरी सतह से। वही हाथी भाई की ऊपर जो टंकी लगी थी उस टंकी को हमने क्या कर दिया, सिल्वर से पॉलिश कर दिया, वो उत्तल दर्पण बना और वहाँ से परावर्तन होता है। आप पिक्चर में क्लियर है। ये एक बाहर को उभरा हुआ तल है, इसे हमने परावर्तक बनाया, प्रकाश डाला और प्रकाश वापस आया, यह है उत्तल दर्पण का कार्य। ये आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। अब हम कुछ ऐसे शब्द लेंगे जिनका हमें यूज करना है इस चैप्टर को पूरा करने में। उन शब्दों का अर्थ जाने बिना आप चैप्टर ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जैसे पोल ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस बिंदु क्या है। ये एक फिगर है, ये एम डैश एक आर्क है और आपको दिख रहा है ये कौन सा मिरर बन रहा है, ये दर्पण बना हुआ है उत्तल दर्पण। उत्तल मीन्स उभरा हुआ तल, उभरा हुआ यानी बाहर को उभार लिया हुआ, जैसे हाथी भाई का पेट। अब इस दर्पण में बाहर की तरफ हमने क्या किया, इसे परावर्तक बना दिया, उभरे हुए तल को परावर्तक बना दिया और उसके अंदर पेंट कर दिया।
ये जो गोलीय दर्पण है ये कहाँ से बना था? हमने शुरू में कहा था कि गोलीय दर्पण बनता है किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग है। तो यह जो दर्पण बना ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र यहाँ आप देख रहे हैं सी है, और इस सी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को, उस खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। सी से इसे हम डिनोट करते हैं, सी फॉर कर्वेचर। कर्वेचर मीन्स वक्रता, तो सी है वक्रता केंद्र। पी पॉइंट क्या है? पॉइंट पी इस पूरे दर्पण का एम डैश का सेंटर पॉइंट है। एम डैश का बीच में पॉइंट पी होगा। ये पी है ध्रुव, पॉइंट पी को ध्रुव कहते हैं। अगर हम ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच दें, जैसे एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींची हुई है, यह लाइन है पी और सी को मिलाने वाली रेखा। ध्रुव उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष अंग्रेजी में कहते हैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब है मुख्य और एक्सिस का मतलब है अक्ष। वक्रता त्रिज्या यहाँ कैपिटल आर शो हो रहा है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? कोई गोलीय दर्पण है, उसका ध्रुव मैंने आपको बताया, वक्रता केंद्र बताया। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को भी कहते हैं जिस गोले का एक भाग ही गोलीय दर्पण है। अर्थात गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है, जिस खोखले गोले से बना होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपको द्वारा उसी पिक्चर को दूसरे फॉर्म में दिखाया गया है कि एक गोला है और उस गोले का जो त्रिज्या है वो ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और उसका केंद्र ही गोले का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। इस पिक्चर को आपने थोड़ा सा समझ लिया तो आगे आने वाले जो भाग हैं चैप्टर के वो आपको क्लियर इजी समझ में आ जाएंगे। ये कौन सा दर्पण है? पटका हुआ रामदेव जी का पेट है या हाथीबाई का पेट है? निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि रामदेव जी का ही पेट है जो कमर से लग रहा है। ये अवतल दर्पण है। और ये अवतल दर्पण क्या कर रहा है? ये पिक्चर क्या कह रही है? आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको कोई जानकारी नहीं है अभी किरण किधर को चलती हैं, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, पर ये पिक्चर आपसे क्या कह रही है? आप एरो पर ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड से कुछ समानांतर किरणें आई। वे किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं दोनों, एक ऊपर एक नीचे। वो दोनों किरणें लेफ्ट साइड से दर्पण पर आकर गिरती हैं। दर्पण उन किरणों को वापस कर देता है और कमाल देखिए, दर्पण उन किरणों को ऐसे वापस कर रहा है कि वो वापस होने के बाद पॉइंट एफ पर मीटिंग कर रही हो, जैसे आपस में, जैसे वो आपस में आकर पॉइंट एफ पर मिल गई हों। ये अवतल दर्पण कह रहा है कि जब अवतल दर्पण पर हम प्रकाश किरणें समानांतर मुख्य अक्ष के, वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, जब ऐसी किरणों को हम अवतल दर्पण पर गिराते हैं तो अवतल दर्पण उन किरणों को सिकोड़ देता है और वो सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। और वह बिंदु कहाँ है? मुख्य अक्ष पर। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और ये फोकस है कहाँ? अवतल दर्पण के बाईं ओर है या दाईं ओर है? आप देख रहे हैं कि यह मुख्य फोकस अवतल दर्पण के बाईं ओर है। बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अर्थात इससे यह भी क्लियर होता है पिक्चर से कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप समझ गए? मैंने ये इतनी सी बात बताई कि अवतल दर्पण है, उस पर हमने
मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डाली। अवतल दर्पण ने उन किरणों को वापस कर दिया और इस प्रकार वापस करा, इस प्रकार उन किरणों को सिकोड़ दिया कि वो किरणें मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर मिली आपस में जाकर। उस बिंदु को फोकस कहा गया। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह दूरी ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि मुख्य फोकस बाईं ओर है। और मैंने बताया दर्पण और लेंस के बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम लेते हैं। जब किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब पाया जाता है कि ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस परिभाषा में मिलती हुई प्रतीत होने का अर्थ क्या है? ये पिक्चर आप देखिए। कौन सी टंकी है? रामदेव जी की टंकी आई है या हाथीबाई की? हाथीबाई की। उभरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसका हम डिस्कशन करते हैं। ये एक उत्तल दर्पण है। इस पर भी आप एरो देखिए, निशान देखिए तीर के। बाईं तरफ से प्रकाश आया, उत्तल दर्पण पर गिरता है। उत्तल दर्पण का कार्य होता है उन किरणों को फैला देना। उत्तल दर्पण ने अपने नेचर के हिसाब से वही कार्य किया, किरणों को फैला दिया। जब किरणों को फैला दिया तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो परावर्तित किरणें हैं ये पीछे से आती प्रतीत हो रही हैं, एफ पॉइंट से। यह है प्रतीत होना। पहली पिक्चर में प्रतीत नहीं था, वाकई में मिली थी, और अब आपको प्रतीत हो रहा है कि ये किरणें पॉइंट एफ से आ रही हैं। एफ को इनका फोकस कहेंगे और एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। किंतु क्योंकि एफ दाईं तरफ है, राइट साइड आ रहा है और यह दूरी पॉजिटिव होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये आपको मैंने दोनों बातें बता दी। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में फोकस पर मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के सामने तथा वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे व आभासी होता है। इस फिगर को पूरा एक बार फिर देख लीजिए। ये कौन सा पेट आया? रामदेव जी का। रामदेव मीन्स अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण पर प्रकाश किरण डाली, फोकस पर जाकर मिली। पीछे वक्रता केंद्र सी है। ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी ध्रुव से फोकस तक की दूरी की बिल्कुल दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। F = R/2। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूले पर हमने न्यूमेरिकल देने का आपको प्रयास किया है। एक ये न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। F = 50 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला लगाया, R = 2 × F। F का आंकिक मान यहाँ रख देते हैं। R = 2 × 50 = 100 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। R = -20 सेंटीमीटर। माइनस लगाया क्योंकि अवतल दर्पण है। फिर हमने सूत्र का प्रयोग किया, F = R/2। R का हमने मान लगाया, F = -20/2। 2 से 20 को हमने काटा, -10 सेंटीमीटर इसका आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होंगे दोनों आंकिक। एक एक्टिविटी आपको देते हैं। मार्केट में ज़्यादा अवतल दर्पण मिल जाता है इजीली, या लैब में आपके मिल जाएंगे। अवतल दर्पण हम घर पर भी बना सकते हैं। जैसे कल की एक्टिविटी में मैंने बताया था, स्पून को लेकर कोई समतल दर्पण है उसके पीस कर लीजिए, स्पून पर चिपका दीजिए, अवतल दर्पण भी बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। चम्मच के जिस भाग पर चिपकाएंगे वैसा ही दर्पण बन जाएगा। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में लें आप, और उसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर करें, और सूर्य की ओर करने के बाद उस सूर्य का प्रकाश परावर्तित होगा। वह प्रकाश आप एक कागज के टुकड़ों पर डालें। कागज के टुकड़े को बार बार आगे पीछे करें या दर्पण को आगे पीछे करें, और उन्हें इस प्रकार सेट कर लें कि जो कागज पर प्रकाश गिर रहा है, कागज पर सूर्य के प्रकाश का दर्पण के द्वारा केवल स्पॉट बन जाए, एक तीखा स्पॉट बन जाए। आप देखते हैं कमाल थोड़ी देर बाद। ऐसी स्थिति को रख रहने दीजिए। आपने ये कार्य किया भी होगा। आप कभी कभी कहते भी बच्चों से, आ तेरा हाथ जलाऊं,
लेंस लिया, दर्पण लिया कोई, और अवतल दर्पण पकड़कर क्या किया, तो सूर्य के प्रकाश को किसी दूसरे बच्चे के हाथ पर डाल दिया, या दूसरे सूर्य के प्रकाश को फोकस बनाकर कागज़ पर डाल दिया। इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि वो कागज़ जल जाएगा। इस एक्टिविटी से आप देखेंगे कि दर्पण कितना ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्र कर सकता है, अवतल दर्पण। एक आपको और बात बताते हैं यहाँ पर कि आपको किसी दर्पण का यूज क्या है। मैंने बताया था ना, चैप्टर पढ़ने से पहले हमेशा पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब आप समतल दर्पण, आप अपनी इमेज देखते हैं मिरर में। सपोज करो कोई व्यक्ति 2 मीटर लंबा है, वो अपनी पूरी बॉडी को एक साथ देखना चाहता है, तलवों से लेकर सिर तक। तो 2 मीटर ऊंचे व्यक्ति के लिए कम से कम कितना बड़ा मिरर होना चाहिए कि वो पूरा देख सके? आपका जवाब होगा शायद 2 मीटर नहीं। जितनी लंबाई वाली वस्तु को हमें मिरर में देखना है, उसकी आधे के बराबर मिरर होना चाहिए। अर्थात 2 मीटर को लंबे व्यक्ति को देखना चाह रहे हो तो मिरर 1 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबे वस्तु को देखना चाह रहे हो तो मिरर 2 मीटर लंबा होना चाहिए। परंतु क्या हम समतल दर्पण से किसी वृक्ष को देख सकते हैं? हम समतल दर्पण की सहायता से किसी वृक्ष को नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं पर बहुत बड़ा मिरर चाहिए। परंतु कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम उत्तल दर्पण लेंगे तब हम छोटे दर्पण से भी बड़े वृक्ष को देख सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे कि आप प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक विनम्र अपील, लॉकडाउन की स्थिति में अपना घर ना छोड़ें, शासन के सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहने दें।